हेलो बच्चों, मैं निर्मला पीजीटी बायोलॉजी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शमचाना। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेटा कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर का नाम है हमारे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। धारावाही तार के चारों ओर चुंबकत्व, यानी हम इसमें क्या देखेंगे कि जो चालक तार है जिसमें से विद्युत धारा गुजर रही है, जब विद्युत धारा गुजर रही है, वैसे ही नहीं चालक तार तो कोई लोहा तांबा ये सब क्या है जिसमें से विद्युत धारा गुजरती है, चालक तार है। हमने क्या देखना है, जब तार में से विद्युत धारा गुजर रही है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चुंबकत्व। तो यहाँ हम इस प्रयोग की सहायता से करके देखेंगे कि जब हमने ये पूरा अरेंजमेंट कर लिया है, हमने एक परिपथ बना दिया है जिसमें विद्युत धारा कहाँ से आएगी, बैटरी से। ऑन ऑफ हम कहाँ से करेंगे, इस की सहायता से। ये हमें देखना है कि विद्युत धारा गुजर रही है या नहीं गुजर रही है, तो हम इसे एमीटर से देखेंगे। और ये क्या है, हमारा प्रतिरोध। तो यहाँ पर बेटा हम देखेंगे कि इस चालक तार में से जब हम विद्युत धारा गुजारेंगे, और हमने इसमें क्या कर लिया, एक गत्ते का टुकड़ा फिट कर लिया। हम यहाँ पर लकड़ी का टुकड़ा भी ले सकते हैं जिसको बीचों बीच हम छेद कर देंगे और उसमें से हम इस चालक तार को प्रवाहित करेंगे, निकाल देंगे। तो फिर हम क्या देखते हैं, जब इस बैटरी को हम ऑन कर देते हैं और जब इस तार में से विद्युत धारा गुजर रही होती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ चुंबक के टुकड़े जो लोह चूर्ण जिसको हम बोलेंगे वो डाल देते हैं। तो हम क्या देखते हैं, इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं इसकी इस पैटर्न में जो चुंबक का जो लोह चूर्ण है वो इस तरीके से पैटर्न बना लेता है। तो कैसे बनाता है, ये किसका प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर विद्युत धारा का प्रभाव है। और विद्युत धारा के कुछ तार के कुछ दूर तक चुंबकीय क्षेत्र महसूस किया जाता है, जिसके कारण ये लोह चूर्ण इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में व्यवस्थित हो जाता है। यहाँ से सिद्ध होता है कि यहाँ पर जब किसी चालक तार में से विद्युत धारा गुजारी जाती है तो वह अपने आसपास कुछ दूरी तक चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र उसमें उत्पन्न होता है। हम कैसे महसूस करते हैं, इस प्रयोग के द्वारा हमने उसको महसूस किया। दूसरा बेटा, एक डेली रूटीन का भी मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। कई बार आपने सुना होगा, जब कभी किसी को करंट लग जाता है तो वो ये कहता है कि मैं तो वहां से ना गुजर रहा था, एकदम यूं है जैसे मेरे को उसने खींच लिया। हाँ, ये असलियत है बेटा, हमें यूं लगता है कि पता नहीं क्या कह रहा है। ये सही कहा, जहां हाई वोल्टेज की विद्युत धारा बह रही होती है और तार के ऊपर रोधी पदार्थ नहीं चढ़ा हुआ है, तो मनुष्य भी जब वहां से गुजरता है या कोई पशु वहां से गुजरता है, कोई भी कुछ गुजरता है वहां से, तो वह चुंबकत्व का जो गुण है उस तार के चारों तरफ होता है और वो क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। ये सही है। तो यहाँ पर हमने इस प्रयोग के द्वारा क्या समझा बेटा, कि चालक तार में से जब विद्युत धारा गुजर रही होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रयोग को करने के लिए हमने क्या क्या लिया था, गत्ते का बोर्ड लिया है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये व्यवस्थित हो जाती हैं। लोह चूर्ण जब व्यवस्थित होता है कौन करता है, चुंबकत्व करता है। ये क्या लिया हमने, चालक तार ले लिया। ये क्या है, हमारी कुंजी है, जो प्लग है जिससे हम ऑन ऑफ करते हैं, कब हमने विद्युत धारा गुजारनी है, कब हमने नहीं गुजारनी है। ये क्या है, बैटरी। अगर एक अकेला सेल है तो हम सेल कहेंगे, और अगर हमें ज्यादा विद्युत धारा के मान की जरूरत है तो हम 2 या 2 से अधिक सेलों को व्यवस्थित कर देते हैं और उसको क्या कहते हैं, बैटरी। तो इस प्रकार से हमने इस प्रयोग के द्वारा क्या समझा बेटा, कि जब किसी चालक तार में से विद्युत धारा गुजर रही होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आगे हम देखते हैं बेटा, इसमें इस तरह चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ के नियम के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। आगे इसने क्या बताया है, ऊपर तो हमने इस प्रयोग के द्वारा तो हमने क्या समझा कि जब किसी चालक तार में से विद्युत धारा गुजारी जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब ये कहता है अगर हमने इसकी दिशा निकालनी है कि वो किस दिशा में, उसकी दिशा कौन सी है, तो हम उसको किसकी सहायता से निकाल सकते हैं बेटा, ये जो इसमें यहाँ दिया है दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम, इसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता लगा सकते हैं। आइए हम इसको देखते हैं कि ये जो है कैसे हम निकालेंगे। तो फ्लेमिंग का दाएं हस्त नियम,
यानी दायां हाथ का जो नियम है उसकी सहायता से हम क्या बता सकते हैं बेटा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी है। उसको हम दक्षिणी हस्त नियम भी बोल देते हैं और दाएं हस्त का नियम भी बोल देते हैं। किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग किसका नाम है? एक वैज्ञानिक का। उसने क्या बताया, जब हम क्या करते हैं अपना दायां हाथ, जैसे जो राइट हैंड है जिससे हम लिखाई का काम करते हैं, जैसे ये मेरा हाथ क्या है, ये है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इस तरीके से हम अपने हाथ को करेंगे। ये जो तर्जनी, ये क्या है? अंगूठा होगा, ये क्या है? तर्जनी है, और ये क्या है? हमारी मध्यमा है। एक तो मध्यमा को हम सीधा करेंगे, बाकी को हम क्या करेंगे? मोड़ लेंगे। और ध्यान यहाँ पर हमने क्या रखना है, ये जो अंगूठा है, ये जो तर्जनी है, ये जो मध्यमा है, ये सब की सब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हुई होनी चाहिए। जैसे ये इसमें चित्र में दिखाया गया है। ये क्या है? अंगूठा, ठीक है, अंगुष्ठ। ये क्या बताएगा? चालक की गति बताएगा। ये क्या है? तर्जनी, जिससे हम यूं करते हैं, ऐसा नहीं करना, ये करना, ये उंगली को क्या बोलते हैं? तर्जनी। तो ये क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। और ये क्या बताएगा? जो हमारी मध्यमा है, चालक में प्रवाहित धारा की दिशा बताएगी। ये सब दिशा बता रहे हैं किस किस की? जब हम हमारा दक्षिणी जो अंगुष्ठ नियम का के द्वारा देखते हैं तो अंगूठा तो चालक की गति बताएगा, और तर्जनी और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, और जो चालक में प्रवाहित धारा है वो कौन बताएगा? मध्यमा। इसीलिए इसको हम कहते हैं दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम। यहाँ पर इस प्रकार से हम तीनों चीजों का, क्योंकि जहां पर विद्युत धारा बह रही होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र का किसी न किसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र बल डालता है, जिससे कोई भी चालक गति करता है। तो ये इस नियम के अनुसार, इस नियम के माध्यम से, इस नियम के द्वारा हम दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम इसको बोलेंगे, और इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था इसकी हम दिशा भी बता सकते हैं। तो आगे चलते हैं। मैं समझती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। तो अब हमारा आगे इसमें दिया गया है कि इस नियम के अनुसार, कौन से नियम के अनुसार? जो ऊपर ये फ्लेमिंग ने दिया है, इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ की, दाहिना 16 हाथ राइट हैंड, मध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठा, अंगुष्ठ भी बोल सकते हैं, इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों परस्पर मैंने आपस में, परस्पर क्या हो? एक दूसरे के लंबवत हो, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती हुई होनी चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को उस रूप में लिया जाता है जिसमें इस क्षेत्र के अंदर चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव गति करता है। बेटा यहाँ पर क्या कहा गया है? हमने ऊपर देखा था कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, जब हम किसी चालक तार में से विद्युत धारा गुजारते हैं तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये तो क्या है? एक चित्र द्वारा दिखाया गया है। फिर उसमें ये गया है कि इसको हम कैसे निकालेंगे, कि जब हम चुंबकीय जो हमारी ये दिक् सूचक है, चुंबकीय जो सुई है, इसको उस क्षेत्र में जब हम प्रयोग कर रहे होते हैं, तो जब इस दिक् सूचक को जब हम उस क्षेत्र के अंदर रखेंगे, किसके अंदर? जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था, वो कैसे बताएगा? फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को उस रूप में लिया जाता है जिसमें इस क्षेत्र के अंदर इस चुंबकीय सुई को, ये क्या है? चुंबकीय सुई है। चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव जिस साइड गति करेगा वही क्या होगा? जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था उसकी दिशा होगी। तो मैं समझती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। स्नो नियम, कई बार हमें 2 नंबर के क्वेश्चन में, 1 नंबर के क्वेश्चन में ये अलग अलग आ जाते हैं। ये स्नो नियम क्या है? एम्पियर के स्विमिंग नियम, इसके 2 नाम हैं। स्नो नियम भी कहते हैं और इसको एम्पियर का स्विमिंग नियम भी कहते हैं। क्या कहता है ये नियम? यहाँ पर हम देखेंगे। इस नियम के अनुसार जब चुंबकीय सुई के ऊपर रखे तार में विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहती है। कहाँ? हमारे 2 ध्रुव हैं, हमारी पृथ्वी के भी ध्रुव हैं, 4 दिशाएं हैं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। इस तरीके से इसी प्रकार जो हमारी जो सुई है इसकी भी दिशाएं हैं। लेकिन जो ये सुई है ये सिर्फ इसकी 2 ही दिशा हैं कि ये क्या है? उत्तरी और दक्षिणी सिरा बताती है। तो जब हम यहाँ पर इसको कहीं पर भी सुई को रखेंगे तो ये क्या करेगी? हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा की तरफ इशारा करेगी, ठहरेगी उसी क्षेत्र में जाके।
उसी दिशा में ठहरेगी। एक ध्रुव इसका दक्षिण की साइड होगा, दूसरा उत्तर की साइड होगा। अब पृथ्वी का जिस साइड सुई का उत्तरी ध्रुव होगा तो समझो उस साइड पृथ्वी का कौन सा ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव, यानी दक्षिणी दिशा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्यों है, क्योंकि अपोजिट जो विपरीत आवेश हैं, विपरीत दिशाएं हैं, विपरीत बल जो है चुंबकीय बल वो आकर्षित करता है और जो समान है वो एक दूसरे को दूर धकेलता है। तो चुंबकीय सुई हमें ये बताएगी उत्तरी सिरे की तरफ जो सुई है, सिरा है, तो वो दक्षिणी सिरा होगा किसका, पृथ्वी का, दक्षिणी दिशा होगी। तो आइए देखते हैं हम इसको दोबारा से। स्नो नियम, एम्पियर के स्विमिंग नियम के अनुसार जब चुंबकीय सुई के ऊपर रखे तार में विद्युत धारा दक्षिण से, किस साइड से, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहती है तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाता है, एकदम उसकी तरफ झटका देके मुड़ जाता है। तो ये चीजें क्या है बेटा, 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं। इस प्रकार से हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है ये, और MCQ जो आते हैं 1-1 नंबर के वो भी पूछे जा सकते हैं। कि इसको पक्का याद करना, स्नो नियम लगभग ये 2 नंबर का आ जाता है, इसको अच्छे से याद करना है बेटा आपने। तो अगला है हमारा लघु पथन। ये क्या है, लघु पथन। किसको बोला हमने लघु पथन, ये क्या था हमारा स्नो नियम। ये किसको कहेंगे हम लघु पथन, कौन सी परिस्थिति है ये लघु पथन की, जब परिपथ, परिपथ तो आप सब समझ रहे हैं ना, कि जहां पर एक चालक तार ली जाती है, एक की ली जाती है जिससे हम विद्युत धारा के ऑन ऑफ करते हैं, और क्या ली जाती है, बैटरी ली जाती है, और एक स्रोत लिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, परिपथ। जब परिपथ का प्रतिरोध शून्य या लगभग शून्य हो, प्रतिरोध किसी भी, जैसे मैंने इसके अंदर दिखाया भी था आपको, हमने ये जो परिपथ पढ़ा है यहाँ पर प्रतिरोध लगाया है ना, तो हर जगह पर क्या होता है, प्रतिरोध भी होता है उसके साथ साथ, क्यों, वो विद्युत धारा के मान को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है या लगभग शून्य के बराबर हो जाता है तो परिपथ का लघु पथन हो जाना मानते हैं। मतलब उस परिस्थिति को हम क्या कहेंगे कि जो हमारा ये जो है परिपथ है उसमें क्या हो गया, लघु पथन हो गया है, यानी परिपथ के अंदर जो प्रतिरोध है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। प्रतिरोध कम हो जाएगा तो विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, क्योंकि प्रतिरोध और विद्युत धारा एक दूसरे के विलोमानुपाती हैं, क्योंकि प्रतिरोध घटेगा तो जो है विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पर इसने क्या कहा, जब परिपथ का प्रतिरोध शून्य या लगभग शून्य हो जाता है तो परिपथ का लघुपथन होना मानते हैं, यानी परिपथ का लघुपथन हो जाता है। यह विद्युन्मय, जिसके अंदर विद्युत धारा गुजर रही है, विद्युन्मय तार व उदासीन, वैसे सीधी सिंपल जो तार दे लेते हैं हम, के मिलने से होता है, क्या क्या होता है, लघुपथन। यानी ऐसा होने से परिपथ का प्रतिरोध बिल्कुल शून्य या शून्य के बराबर हो जाता है। तो उस परिस्थिति को, उस समय, उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, लघुपथन। तो आइए बेटा हम इसमें देखते हैं कि इस लघुपथन का कहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भू संपर्क तार, ये भू संपर्क तार क्या होती है, हरे रंग के रोधी पदार्थ से ढकी हुई तार होती है, जिसको हम धात्विक उपकरणों से जोड़कर भूमि में छोड़कर तांबे की प्लेट से जोड़ देते हैं, जिससे लघुपथन के समय झटका नहीं लगता। ये भू संपर्क तार क्यों, जब आप देखते हैं घर बनाते हैं, ये हमने क्या दिखा रखा है, दीवार दिखा रखी है, और ये जो हरे रंग की तार क्या है, भू संपर्क तार है, और इसको हम नीचे जमीन में ले जाके एक तांबे की प्लेट के साथ जोड़ देते हैं। इससे क्या फायदा होता है, जब कभी कभी परिपथ का हमारे घरों में जो मान है वो बिल्कुल कम हो जाता है तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। मान बढ़ने से क्या होगा, हमारे जो उपकरण हैं वो जलने का डर रहता है, और किसी मनुष्य ने अगर उसको छू दिया तो उसको करंट लगने का भी डर रहता है। उस चीज से बचने के लिए घरों में भू संपर्क तार का प्रयोग किया जाता है, जो क्या करता है, लघुपथन के समय झटके से बचाता है।
तो मैं समझती हूँ बेटा आपको ये चीजें लघु पथन, सनों का नियम, ये चीजें जब विद्युत तार में से विद्युत धारा गुजारी जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ये सब हमने जाना और मैं समझती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आगे भी आप ऐसे ही करते रहेंगे। मैं चाहूंगी बेटा बच्चे अपना कोई टॉपिक दें कि ये टॉपिक समझाएं अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो, और अच्छे से समझने की कोशिश करें। कोई समस्या तो आप पूछें। इसी के साथ मैं अपने टॉपिक को यहीं विराम देती हूँ।